नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। उम्मीद है, आशा है कि आप सबों का जो सेट चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो सेट नंबर 8 फिर से लेकर के हम हाजिर हैं आपका बिहार दरोगा का, जो कि अभी 19 अप्रैल को बस आपके सिर्फ और सिर्फ 18 दिन बचे हैं। कोशिश हमारा है कि 8-10 सेट और आपको हम करवा दें, ताकि 10 सेट और करवा देंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारा पोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ऊंची उड़ान वादा सफलता के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम बात करते हैं बिहार दरोगा एसआई मेंस के क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इसके अलावा बिहार एसएससी, इसके अलावा बिहार पुलिस, और इसके अलावा हम लोग जो है वह बिहार दरोगा के मद निषेध का भी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, देखते हैं। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। हाँ, आइवर जेनिंग का आप नाम सुनेंगे, सर आइवर जेनिंग ने यह बताया भी था। सर आइवर जेनिंग ने यह बताया भी था कि जो ये है वो क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। ये बात तो सही है, ठीक है, क्योंकि इतनी आसानी से लिखा गया है कि कोई भी वकील के लिए बहुत आसान हो जाता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे संक्षिप्त और सरल संविधान है, जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। तो कहने के लिए तो कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन आप कहेंगे कि सबसे संक्षिप्त है तो ये तो गलत हो गया ना। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, आप जानते होंगे। ये दुनिया का, हाँ पढ़ना आसान है, चलिए ठीक है, लेकिन ये दुनिया का सबसे, ऐसा नहीं है कि सबसे संक्षिप्त है, नहीं भैया, सबसे बड़ा संविधान है। तो ए तो आपको सही दिख रहा होगा, लेकिन आर जो है वो गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। अनुच्छेद 243 जे के अनुसार कहा जाता है पंचायतों का लेखा प्रबंधन संबंधित नियम कौन बनाता है। यानी 243 जो जे है उससे संबंधित कौन बनाता है, तो ये बात आपको कर रहा है। तो ऑप्शन आपके पास है संसद, राज्य विधानमंडल, विधान, जिला कलेक्टर, या फिर क्या नाम है आपको, तो राजवित्त। आपको पता होगा 243 जे जो है ये आपको बात करता है कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है उससे संबंधित ये बात करता है। तो इसका जो कानून होता है वो राज्य विधान मंडल बनाता है, यानी राज्य की जो विधानसभा होती है वो इसके लिए कानून बनाता है, क्योंकि इसके तहत ही उसको डाला गया है। कुल जो है 29 विषय इसके तहत डाला गया है, तो इसी 29 विषय के तहत ये कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके, राज्य विधान मंडल के पास है, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान से प्रदत्त मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया है। यानी भारत में कुल जो मौलिक अधिकार पहले थे वो मूल अधिकार, वो कुल कितने थे, वो कुल कितने थे, तो वो आपको थे, ठीक है। चलिए, तो क्या करते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार की मूल सूची से हटा दिया गया। तो कुल कितने थे, पहले 7 थे, 7 में से एक को, यानी साल 1978 के 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को, जो कि पहले अनुच्छेद 31 के तहत था, उसको हटा दिया गया और उसको हटा करके 300A में, यानी इसको लीगल में डाल दिया गया। बाकी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अभी भी है, 29-30 में आप पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचार पढ़ेंगे तो 32 में है। धर्म की स्वतंत्रता पढ़ेंगे तो 25 से लेकर के 28 तक है। तो आई होप आपका ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अनुसूची जो है एक तरफ दिया गया है अनुच्छेद, दूसरी तरफ दिया गया आपको सूची। अब इसमें से आपको मिलाना है अनुच्छेद 76, 148, 280 और 324 का मिलाप करना है। तो अनुच्छेद 76 जो है वो महान्यायवादी का बात करता है, यानी भारत के जो महान्यायवादी होंगे, यानी अटॉर्नी जनरल, यानी एक का दो। तो एक का दो कहने वाला कौन कौन है आपका, तो एक का दो कहने वाला ए है और एक का दो कहने वाला आपका सी है। तो पहला बात क्या हो गया कि ये तो कहीं ना कहीं कहानी खत्म कर दिया गया इसका। अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि बी का आपको देखना है। तो बी 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कैग जो होते हैं उससे संबंधित है 148, यानी कि 148 ये सब भाग 5 का बात करता है, सब भाग 5 के अंतर्गत आता है। तो यानी ये भी भाग 5, तो यानी ये 2 का ए हो जाएगा। तो 2 का ए किसमें है, इसमें है। फिर अनुच्छेद 280 बात करता है वित्त आयोग का, आपको 100 बार हम बता चुके हैं। अनुच्छेद 324 बात करता है निर्वाचन आयोग का। तो आपको ये सब जितना भी दिख रहा होगा ये सब ए में है, इसलिए इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन संबंधित निम्नलिखित में से कौन, ये लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता होगा, आप पढ़े भी होंगे, कई बार इसमें संशोधन हो चुका है, मतलब कई संशोधन इसमें हो चुके हैं। लघु संविधान के नाम से इसको हम लोग जानते भी हैं। 42वां संविधान संशोधन साल 1976 में होता है। अब क्या क्या है इसमें देखते हैं। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। सही है, सही है, सही है, सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये भी सही है। लगता है आपको क्या, नहीं भैया, इसमें 8 नहीं बल्कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। याद करिए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, है ना, 8 नहीं 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसने नए निदेशक सिद्धांतों को जोड़ा, यानी अनुच्छेद 39A, 43A
और अनुच्छेद 47, नहीं भैया ये तो ठीक है 39 वगैरह, ये 47 की जगह पे 48A जोड़ा गया था, 48A जुटा है, तो ये भी आपका गलत हो गया, 48 जुटा है। इसके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव आयोग का परामर्श राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अघोषित करने के लिए, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति जब भी कभी ऐसा होता है तो ऐसा कंडीशन है। 1 और 4 जो है वो आपका सही है, इसमें से गलत पूछ रहा है कौन सा है, तो 2 और 3 आपका गलत है, 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा, गलत है। आई होप आपका ये भी आंसर निकल गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का डैश लोकसभा सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है, तो योग्यता जो निर्धारित करता है वो 74, भारतीय संविधान के लोकसभा सदस्य होने के लिए योग्यता जो है वो 74, 84 है ना, क्या बोल रहा है यहाँ पे 64 और 76, तो अनुच्छेद जो है वो आपको 84 के अंतर्गत, याद रखिए कौन सा 84 के अंतर्गत जो है ये बात किया गया है कि 84 के अंतर्गत जो है वो आपको लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता का निर्धारण करता है। ये लोकसभा का जो एज है, योग्यता है, वो कितने वर्ष का, तो 25 वर्ष का होना चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। राज्यसभा आपको पूछ दे तो राज्यसभा 30 वर्ष का होना चाहिए, ये भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। भारतीय संविधान में फिर अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1998 में, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, 89 और 1997, यानी कि आंसर इसका बी हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसे एक वैधानिक निकाय के तौर पे बनाया गया, और ये स्थापना कब हुआ इसका, तो 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई। 31 जनवरी 1992 में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। भारत के विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, मतलब कौन सा विभाजन के संबंध में सही नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या आपके पास, कि भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। याद करिए द्विराष्ट्र सिद्धांत, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसने ये सिद्धांत को दिया। और ये पार्टी का पूछेगा तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था, इस सिद्धांत को दिया था, ये बात तो सही हो गया। बंगाल और पंजाब 2 प्रांत थे जो धर्म के आधार पर विभाजित किए गए, हाँ बंगाल और पंजाब 2 प्रांत पर विभाजन हुआ, इसलिए 2 पाकिस्तान भी बटा था। एक पंजाब की तरफ जो बना वो हो गया कौन, पश्चिमी पाकिस्तान, वो जो आज पाकिस्तान है। बंगाल की तरफ बना वो क्या, पूर्वी पाकिस्तान। अच्छा ये पूर्वी पाकिस्तान जो आपको दिख रहा होगा, ये पूर्वी पाकिस्तान जो आपको दिख रहा होगा, इसी को हम लोग आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं इसको, आज हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। आई होप आपको शायद ये बात पता भी होगा। चलिए, विभाजन में योजना सीमा पर आबादी के स्थानांतरित की योजना शामिल थी, योजना शामिल थी ये आपसे कह रहा है, ठीक है। नहीं योजना होता तो फिर लोगों का इतना ज़्यादा ये मारकाट नहीं होता, लोगों की इतनी जो है लूटपाट नहीं होती, महिलाओं का बलात्कार नहीं होता, बच्चियों का रेप नहीं किया जाता, उसका अगवा नहीं कर लिया जाता, ऐसा बहुत सारा धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं करवाया जाता। तो ये आपका मेरे हिसाब से गलत हो गया। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान सन्निहित नहीं थे, ये बात सही है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा और सी हो जाएगा। फिर उसके बाद संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, यानी संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है, तो संघीय कार्यपालिका में आपके जो हैं वो ये नहीं शामिल है ना, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं है ना, ये शामिल आपके नहीं हैं, ये आपसे पूछ रहा है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। बाकी आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और महान्यायवादी 52 से लेकर के 78 तक इन सबों का क्या है जिक्र किया गया है। कौन कौन आते हैं इसमें, तो प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, पीएम आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वो, और क्या नाम है आपके महान्यायवादी आते हैं। तो ये सब आते हैं 52 से 78 तक में, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नहीं आते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते। आपको पता होगा कि राज्य जो विधानसभा होते, विधान परिषद होते, कई राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है, हालांकि सभी राज्यों में ये विधान परिषद का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है। जैसे उसमें से आप बिहार में आएंगे तो बिहार में भी क्या है, इसका प्रावधान है। सवाल आपको ये पूछा कि विधान परिषद में जो चुनाव किया जाता है उसमें से कौन से आधार के लोगों का प्रावधान नहीं है, तो स्थानीय निकाय और पंचायत के सदस्य, हाँ इसका है प्रावधान, याद रखिएगा। एक मिनट, हाँ इसका जो है प्रावधान वो है। शिक्षक का भी प्रावधान है, स्नातक का भी प्रावधान है, उद्योगपति का प्रावधान नहीं है, ठीक है। आपको बताते हैं अनुच्छेद 171 के तहत जो है, 171 के तहत कुछ जो है प्रावधान डाला गया कि कहां कहां से आ सकता है। अगर हम आपको बात करें स्थानीय निकाय से, तो स्थानीय निकाय से जो है, जो स्थानीय निकाय होती है 1/3 भाग जो है वो आपको स्थानीय भाग से आएगा, याद रख लीजिएगा। पंचायत के सदस्य यानी जिसको आप कहते हैं वही, विधानसभा से, विधान जो सभा है वहां से भी आपको जो है 1/3 भाग आएंगे।
स्नातक जो है, स्नातक से 1/12वां भाग जो है वो स्नातक से आएंगे। शिक्षक जो है 1/12वां भाग जो है वो शिक्षक भी आएंगे। साथ ही साथ राज्यपाल के द्वारा भी क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। तो राज्यपाल क्या करेंगे, 1/6 जो है वह मनोनीत भी करेंगे। तो यानी कुल इतने भाग से आता है, स्थानीय से 1/3, फिर विधानसभा से 1/3, शिक्षक 1/3, सॉरी 1/12, स्नातक 1/12, और आपको राज्य विधान जो राज्य जो है क्या नाम है, राज्यपाल जो है वो कितना 1/6। तो इसका प्रावधान किया गया, उद्योगपति का प्रावधान नहीं किया गया है। संसद में उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल सही है, ये कह रहा है कौन सही है। राज्यसभा के लिए बिहार उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा उसके संदर्भ में बात करें। राज्यसभा के लिए बिहार को 16 सीट आवंटित है, राज्यसभा के लिए, चलिए हाँ ठीक है, राज्यसभा के लिए। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश में निर्वाचित है, ये भी बात सही है। लोकसभा में 80 जो है वह उत्तर प्रदेश में निर्वाचित है, राज्यसभा में बिहार के 16 सीट आवंटित है। ठीक तो है ये मेरे हिसाब से, राज्यसभा में बिहार के 16, राज्य लोकसभा के 80 सदस्य हैं। वहीं अगर राज्यसभा का बात करता तो 31 सदस्य हो जाता, और यहाँ बिहार का लोकसभा का बात करता तो 40 सदस्य हो जाता। तो क्या पूछ रहे, सही है, तो दोनों तो सही है, दोनों सही है, एक और दोनों सही है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वह कौन बुलाता है, तो मतलब बुलाता अगर पूछे तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अगर पूछे कि कौन अध्यक्ष करवाता है तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है वह लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो क्या कराता है, संयुक्त बैठक करवाता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक कब होता है पता होगा, जब कभी भी किसी चीज पर डेडलॉक हो जाती है, यानी कि कोई निर्णय नहीं मिल पाता, तो ऐसे कंडीशन में यह करवाया जाता है। लोकसभा राज्यसभा, यह बात क्लियर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था। तो सर्वप्रथम जो अपनाया था वो भारत अपनाया था। सर्वप्रथम किसने अपनाया था, भारत अपनाया था। साल 1952 में जो है परिवार नियोजन, पहला जो पंचवर्षीय योजना था, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना था, उसी के तहत जो है इसको अपनाया गया था। और उसका उद्देश्य ये था कि प्रजनन दर है उसको कम करना, जो मतलब जागरूकता है लोगों को उसको बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसको क्या करना, कम करना, ये एक उद्देश्य था। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जो है इसको रखा गया था। बाद में इसी का नाम जो है, जो परिवार नियोजन आप कार्यक्रम देख रहे हैं, बाद में इसी का जो है नाम वो क्या हो गया, तो आप चलेंगे तो इसी का नाम, बाद में इसको पहले जो है अलग अलग तरीके से चल रहा था, बाद में फिर इसका परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जो है इसे देखा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 1655 में शनि के वलय जो है, शनि के जो वलय है यानी शनि में जो रिंग्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी अगर ये शनि है तो इसके चारों ओर जो रिंग्स हैं, छल्ले हैं, उसके बारे में आपको बात कर रहा है कि परित एक डिस्क के रूप में जो है वो आपको सटीक वर्णन करने वाले पहला व्यक्ति कौन था। तो पहला व्यक्ति जो था वो क्रिस्टन ह्यूनेस था। इसी ने क्या किया था, इसका पहली बार 1655 में किया। हालांकि गैलीलियो ने 1610 में ही ये अपनी दूरबीन से शनि के छल्ले को देखा था, लेकिन पूरी तरह से वो प्रमाणित या कुछ उस टाइप का कंफर्मेशन नहीं दे पाए थे। लेकिन अगर पूछा जाए पूरी कंफर्मेशन का तो क्रिस्टियन हुजेंस, और 1610 में कौन, गैलीलियो। खारे पानी में सबसे बड़ी जो अंतर्देशीय झील संभर है वो पूछा जा रहा है कि भारत में कहाँ स्थित है, तो वो आपको हो जाएगा कहाँ, उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। यानी उत्तर पश्चिम जो कि पता होगा आपको राजस्थान है, उस राजस्थान में जो जयपुर है उसी के जो है जयपुर जिले में ही जो है वहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाता है, वहीं पे करीब में। और ये जो है सांभर झील आपको पता होगा, एक जो है वह खारे पानी की झील है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह हैं, आपको पूछ रहा है पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह हैं। अगर हम आपको एक छोटा सा मैप के माध्यम से बताने का कोशिश करें तो आप खुद देख पाएंगे। ये आपको यहाँ पर जो है वो कांडला हो जाता है, मुंबई हो जाता है, फिर आएंगे तो आपको कर्नाटका का न्यू मैंगलोर हो जाता है, फिर नीचे आएंगे तो ये कोच्चि हो जाता है, न सॉरी एक मिनट रुकेंगे, एक सेकंड, ये आपको मरमगांव हो गया, मरमगांव कह रहे हैं यार, एक सेकंड सॉरी रुकेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा एक मिनट हम आपको बता दें। यहाँ पर आपको कांडला, ये तो हो जाएगा कौन, कांडला हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो आपको मुंबई हो जाएगा। फिर न्यानसोवा जो है वो वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, जवाहर नेहरू न्यानसोवा। फिर नीचे आप यहाँ आएंगे तो आपको मरमगांव गोवा का मिल जाएगा, फिर न्यू मैंगलोर आपको मिल जाएगा, कहाँ, कर्नाटका का मिल जाएगा, फिर कोच्चि आपको मिल जाएगा। यानी 1 2 3 4 5, देखिए इनमें से 6 इधर हैं, 6 इधर हैं, याद रखिएगा कौन कौन इसमें मिल रहा है। कांडला, मरमगांव, कोच्चि बंदरगाह, हाँ ये कह सकते हैं। कांडला, मरमगांव, चेन्नई नहीं होगा, कांडला, मरमगांव, कलकत्ता नहीं होगा, कांडला, हल्दिया नहीं होगा, यानी कि ए हो जाएगा इसमें। ठीक है,
इसमें ए हो जाएगा। इधर साइड बात करिएगा तो फिर आपको अलग अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के संदर्भ में सत्य नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो प्राकृतिक खेती की सघन हो गई, प्रकृति में खेती जो है वो सघन हो गई, हाँ बात तो सही है, ज्यादा होने लगा खेती। इससे दूसरे चरण में भारत के शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, हाँ पहले चरण में क्या हो गया कि वैसे क्षेत्रों को चुना गया जहां पर मिट्टी में उर्वरता थी, वैसे जहां पर सिंचाई की व्यवस्था बेहतर थी, जहां पर कह सकते हैं कि जो शुष्क क्षेत्र नहीं था वैसे क्षेत्रों को चुना गया था, बात सही है। लेकिन दूसरे चरण में जो है वो आपको शुष्क और शुष्क क्षेत्र चुना गया, खेती अधिक विस्तृत प्रकृति की हो गई। अधिक विस्तृत कहना ये मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा, अधिक विस्तृत प्रकृति की नहीं हो पाई थी, है ना। इसके बाद दूसरे चरण फसल पद्धति उगाए जाने वाले फसलों के प्रकार का बदलाव, बिल्कुल सही बात है, विस्तृत नहीं हुआ था। अल्नीनो के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछ रहा है? अल्नीनो लानिनो आप शब्द सुने होंगे, जो अल्नीनो आती है तो भारत में मानसून कमजोर हो जाता है। अल्नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट पे गर्म जलधाराओं से प्रकट होने वाला शामिल है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। यह गर्म जलधारा है, हाँ बिल्कुल गर्म जलधारा है, जो कि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है, समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाता है, बिल्कुल बात सही है। इसलिए मेरे हिसाब से केवल 1 2 नहीं, 1 2 2 2 नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा आपको दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर आपको डी जाना है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। पेंजिया के टूटे हुए महाद्वीप को क्या कहते हैं? पेंजिया आपको पता होगा कि आज से लगभग 200 से 300 मिलियन ईयर अगर चलेंगे पहले, तो जो पेंजिया था वो बट गया, टूट गया, पेंजिया टूट करके उत्तर की ओर खिसकने लगा। तो उत्तर की ओर जो खिसका उसका नाम था गोंडवाना लैंड, और जो उधरे रह गया उसको क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। तो ये आपको आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। फिर धीरे धीरे गोंडवाना लैंड भी कई भागों में ब्रेक हुआ, जिसमें आप अफ्रीका का पोर्शन देख पाते हैं, उधर साइड नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन आप देख पाते थे, ये सब आपको गोंडवाना का हिस्सा। भारत में कौन सी नदी घाटी कोयला भंडारों के लिए समृद्ध है? यानी कोयला जो है भारत में समृद्धि घाटी जो है वो दामोदर नदी घाटी जो है यही हो जाएगा, या सोन नदी घाटी होगा, ये आपको देखना होगा। तो आंसर आप करेंगे दामोदर घाटी। ये बहुत फेमस है क्योंकि इसी के आसपास आपको झारखंड देखने को मिलता है, ओडिशा का पोर्शन देखने को मिल जाता है, और खास करके आपको झारखंड देखने को मिल जाता है, पता ही होगा, जहाँ पे झड़िया वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप यहाँ पे आप दामोदर नदी घाटी के रूप में आप इसे देख सकते हैं। कूट ए सूची 2 से क्या करना है आपको? सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। डोनाटस जो है जर्मनी, यूके, क्या हो जाएगा आपको? तो डोनाटस जो है वो यूक्रेन में है, कोयला क्षेत्र है। फिर उसके बाद कुजेकनेटस जो है वो आपको रूस में है, लंकाशायर जो है वो आपको यूके में है, और सार जो है वो आपको जर्मनी में है। ठीक है, तो 4 3 2 1 यानी कि आप आंसर बी आपका हो जाएगा। कुल कहवा उत्पादन का प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान कौन देश है? लंबे समय से शीर्ष स्थान पे बना हुआ देश कौन है? ब्राजील है। ब्राजील में कहवा खेती को फेजेंडा कहते हैं, याद रखिएगा। ब्राजील में कहवा खेती को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। यह 150 वर्षों से जो है यह वहाँ पर खेती चल रहा है। वियतनाम, इसके बाद कोलंबिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में इसकी खेती की जाती है। तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो उस एक जीवन पूर्ण करने की जो धारणीय की आवश्यक न्यूनतम भूमि होती है उसे हम लोग परिस्थितिकी पक्षदाप कहते हैं। यानी परिस्थितिकी पक्षदाप का मतलब है कम से कम उतना भूमि जहां पर हम अपने जीवन यापन को एटलीस्ट कर सके। अगर धरती पर आए हैं तो उतना दूर अपना उपयोग करके चले जाए, तो उसको हम लोग पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियां 12मासी होती है। तो गलत हो गया ना, दक्षिण भारत की जो नदियां होती है 12मासी नहीं होती है, बल्कि वो सीजनल होती है, वो एक सीजन में होती है। दक्षिण भारत की नदियों का मुख्य स्रोत हिमालय ग्लेशियर है। हिमालय ग्लेशियर है, ये तो गलत हो गया ना, हिमालय ग्लेशियर नहीं है ना। दक्षिण भारत की नदियों का मुख्य स्रोत सीजनल है तो वर्षा होगा, तो दोनों का दोनों गलत हो गया। तो ए भी गलत है और आर भी गलत है। कहाँ है आपको? ए और आर दोनों गलत है, यानी ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको ए देखने को मिल जाएगा। दक्षिण भारत की नदियां 12मासी होती है। हाँ, उत्तरी जो भारत होती है जिससे हिमालय से नदी निकलती है वो आपको 12मासी होती है। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है आपको पता होगा? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ जो है वो पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बीच है। मकर रेखा पता होगा कि साउथ में जो 23.5 डिग्री है दक्षिण, वो मकर रेखा कहलाता है। ठीक है, 1914 में जो है शिमला सम्मेलन जब हुआ था तो उसी समय जो है ये डिसाइड किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच का क्षेत्र जो है, सॉरी भारत और चीन के बीच के क्षेत्र को मैकमोहन लाइन के नाम से, रेड के लिए भारत पाकिस्तान का, मकर रेखा पता होगा, डूरंड जो है अफगानिस्तान भारत के बॉर्डर लाइन है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो रासलीला पर आधारित मोहिनी अट्टम, ये जो मोहिनी अट्टम है, यही मोहिनी अट्टम जो है वह आपको माना जाता है कि रासलीला पर आधारित है। इसमें ढोल वगैरह और आपको बांसुरी, ढोल जिसको पुंग कहते हैं, और बांसुरी, इन सबों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 27वां, उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में कफूली किसका नाम है? उत्तराखंड में एक कफूली जो है वो व्यंजन होता है, कफूली खाने का एक व्यंजन होता है, ये व्यंजन होता है उत्तराखंड में, ये जो है एक व्यंजन होता है, जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है वहां पर पारंपरिक व्यंजन है। इस पहाड़ी कढ़ी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो ये व्यंजन जो है उसकी संस्कृति से संबंधित है। वहीं अगर बात करेगा अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अन्नपूर्णा देवी जो है वो आपको सुरबहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुरबहार। अन्नपूर्णा कौन है? तो शास्त्रीय संगीत जो है उसकी प्रसिद्ध संगीतकार है, और ये मेहर घराने से, याद रखिए कौन घराने से? तो मेहर घराने से ये बिलोंग करते हैं, और उसके संस्थापक भी ये हैं। और साथ ही साथ एक बात और जान लीजिए कि जो आचार्य अलाउद्दीन खान जो है ना, अलाउद्दीन खान, उसकी ये क्या है? बेटी भी है, ये भी याद रखिएगा। और सुबहार मतलब सितार, समझते हैं ना, बांस सितार होता है, बांस सितार होता है, वो होता है, ये याद रख लीजिएगा। इन्हें 1977 में पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है। 29वां नंबर, काला घोड़ा महोत्सव जो होता है वो किस वर्ष मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? ये मुंबई में मनाया जाता है। काला घोड़ा जो है ये आपको मुंबई में मनाया जाता है। मुंबई में जो फरवरी के पहले शनिवार होते हैं, मुंबई में पहला जो शनिवार होता है वहाँ पर इस तरह का फेस्टिवल जो है वो देखने को मिलता है, और 1999 से ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग कूच करते हैं। अंतिम क्वेश्चन, गंगा सागर मेला जो है वो हुगली नदी के मुहाने पर आयोजित किया जाता है, ये कहाँ है? तो आपको पता होगा, गंगा सागर पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है गंगा सागर। यहाँ कुंभ वगैरह ये सब बहुत फेमस मेला है, ये बहुत यहाँ पर आयोजन किया जाता है। सागर द्वीप जो है वहाँ पर, कुंभ नहीं बल्कि एक मेला वहाँ पर लगाया जाता है, सागर द्वीप जो है। और ये कब? तो मकर संक्रांति के अवसर पे ये लगाया जाता है। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके साथ आपको इसके बाद आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ मैथ रीजनिंग का कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ जुड़ते हैं सेट नंबर 9 के साथ, ऊंची उड़ान वादा सफलता का। हेलो नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम लोग मेंस की तैयारी में लगे पड़े हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम हमारा करीब में है। ठीक है, तो मेंस का एग्ज़ाम और मेंस के सही टेस्ट पेपर ऊंची उड़ान जो आपके लिए लगातार निरंतर लगा हुआ है, आपके लिए सेट उपलब्ध करा रहा है। तो सेट नंबर 8वां है, इतिहास और अर्थशास्त्र के कुछ सवाल के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, और उसके बाद फिर आपको मनोज सर अपने साथ लेकर के चलेंगे। तो पहला सवाल आता है इतिहास का। इतिहास का सवाल है कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कुछ कुछ घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। 31 नंबर प्रश्न है, ठीक है, तो उस घटनाओं पर विचार करना है। पहला सवाल, पहला जो बात लिखा हुआ है ये क्या है कि कथन जो है वो क्या है? अब कथन पे आते हैं। अशोक जो है वो कलिंग युद्ध के बाद युद्ध का त्याग कर दिया था, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, उड़ीसा में स्थित है कलिंग, आपको पता है 261 ईसा पूर्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी। लाखों के तादाद में यहाँ पर लोग मरते हैं, और उसके बाद अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया और धर्म के प्रचार प्रसार में जुड़ गए। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। कारण पे आते हैं और देखेंगे क्या कारण जो है वो कथन को सही ठहरा रहा है या नहीं ठहरा रहा है। कारण पे आते हैं, कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार ने अशोक के हृदय को परिवर्तन कर दिया था। बिल्कुल, अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया कि कलिंग युद्ध जैसे ही हुआ, इसमें लाखों के तादाद में जब इंसान मर गए, उनके बाद अशोक को देख करके ऐसा लगा कि ये जो युद्ध नीति है वो खत्म कर दिया और ये धम्म नीति अपना लिए थे। तो ए और आर दोनों सही है सर, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। 32वें नंबर सवाल की तरफ आते हैं कि बौद्ध स्तूप के बारे में बताना है। भारत में के बौद्ध स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्तूप पे याद रखिए हम लोग मेथी भी पढ़े हैं, यस्थि भी पढ़े हैं, किसको कहते हैं, छत्री भी किसको कहते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने पिछले सेट में देखा है। प्लीज़ हम बार बार ये बात आपको रिपीट कर रहे हैं, ऊंची उड़ान आपके लिए लगातार ऐसी वीडियोज़ अगर ला रहे हैं, तो अगर आप कोई भी सेट मिस किए हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस कर रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कत होगा। इसलिए पिछले वीडियोस में जो नहीं देखे हैं जाके देखिएगा। हम लोगों ने स्तूप के ऊपर बड़ा ही अच्छा एक क्वेश्चन आया था, उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया है कि अंडा किसे कहते हैं, हर्मिका किसे कहते हैं, यस्थि किसे कहते हैं। प्लीज आप जा करके देखिए, ठीक है। तो बौद्ध स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट क्या है कि जो स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अशोक के जो स्तूप जो है वो प्रचलन में लाने के लिए अशोक ने ही बौद्ध मतलब स्तूपों का निर्माण कराने का कार्य किया है। याद रखिएगा, अशोक ने 84,000
स्तूप का निर्माण किया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये पॉइंट एकदम सही है। दूसरा पे आते हैं कि ये बौद्ध और ठीक है, ये बौद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृति शेषों का अधान मतलब कि भंडार थे। तो बिल्कुल सही बता दें, स्तूप जो बनता था, जो ये जो स्ट्रक्चर आप देखें स्तूप का, इसके नीचे माना जाता है कि बौद्ध के जो बुद्ध के या फिर उनके जो मठवासी हैं, जो उनके शिष्य जो बौद्ध धर्म अपनाए हुए थे, वो उनका ही कुछ अवशेष या स्मृति शेष रखा हुआ है। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा आते हैं ये ग्रामीण इलाकों में स्थित है, और चौथा आते हैं वह ये व्यापार मार्गों के नज़दीक स्थित है। तो व्यापार मार्ग के नज़दीक भी स्थित है, लेकिन ये ग्रामीण इलाकों में स्थित है या नहीं है, आप खुद में बताइए। देखिए पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है सर, कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिएगा, भारत के जो स्तूप हमें देखने को मिले हैं वो सांची में देखने को मिले हैं। सांची रायसेन हमें अमरावती में स्तूप देखने को मिला है, अमरावती। और ये नहीं कि ये सारे इलाके ग्रामीण हैं, बल्कि ये व्यापारिक मार्ग के नज़दीक में स्थित हुआ करते थे। तो ये सिर्फ ग्रामीण इलाकों में स्थित नहीं है सर। तो कौन सा कथन गलत है? तो सी नंबर हमारा क्या है, हमारा सी नंबर गलत है, क्योंकि ये जो स्तूप है ये शहरी इलाकों में भी हमें स्थित देखने को मिलते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कुछ कुछ विचारें दी गई हैं कि राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। अब आपको बताना है सीक्वेंस वाइज कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद होगा। दूसरा है महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तीसरा है परांतन प्रथम के द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। और चौथा है गोपाल जो है हमारे गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना। उपयुक्त घटनाओं का प्रचलन, घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कलमानुसार क्या है, मतलब सबसे प्राचीन में क्या है, उसके बाद फिर आपको आधुनिक तरफ आना है। तो ऐसे कर्मानुसार आपको सजाना है कथन को। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सबसे प्राचीन वाले बातों को लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आधुनिक की तरफ आता हुआ नजर आएंगे। ठीक है, तो प्राचीन में सबसे पहले क्या है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले महेंद्र वर्मन के द्वारा क्या किया गया है कि अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना की गई थी 600 ईस्वी के आसपास। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले 2 होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना होती है। पहले पल्लव राजवंश आते हैं, फिर पाल राजवंश आते हैं, तो हमारे कौन होंगे, पाल। उसके बाद राजा भोज प्रतिहार बनाते हैं, पता होगा प्रतिहारों की लड़ाइयाँ भी हुई हैं, तो उसके बाद प्रतिहार बनते हैं। और सबसे आखिरी में तो मतलब एक होगा, और सबसे आखिरी में क्या होंगे हमारे होंगे प्रातक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना की जाती है। चोल सत्ता उसके बाद आता है, तो यह होगा हमारा 3। तो 2 4 1 3 कहाँ पर है, तो 2 4 1 3 हमारा सी नंबर में है। खुद से देखिए एक बार आप आंसर पूरा इसको पढ़ लीजिए। राजा भोज के अधीन जितने भी बातें की गई हैं, ठीक है, तो यही हमारा सीक्वेंस रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले सबसे प्राचीन से लेकर के इस इलाके में आने के लिए कहा गया था कि प्राचीन से लेकर आधुनिक तरफ आना है, तो हमारा यही आंसर सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वीं सदी में ये जो तमिल का एक किताब है, महाकाव्य है, जिसकी रचना किनके द्वारा की गई है, जो समर्पित किसके ऊपर है, वो शिल्पाधिकारम, जो किस नदी की स्तुति में बनाया गया है। ठीक है, तो किसके नदी में आखिरकार बनाया गया है, ये गोदावरी नदी के कॉन्सेप्ट में रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये गोदावरी नदी के कॉन्सेप्ट में रखा गया है। सॉरी एक जरा सा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या है हमारा प्रश्न, जरा सा एक तमिल महाकाव्य जो है शिल्पकारों, तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, इलाइगो के द्वारा लिखा गया है, इलाइगो के द्वारा लिखा गया है। अब इलाइगो के द्वारा लिखा गया किनके ऊपर समर्पित है, तो कावेरी के ऊपर समर्पित है। ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी के ऊपर समर्पित है। पूछा ही जा रहा है जो महाकाव्य है वो किस नदी के स्तुति में है, तो कावेरी नदी के याद में ये किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इलाइगो के द्वारा कावेरी नदी के स्तुति में ये बात लिखा गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि केरल के मध्य में और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोडगु क्षेत्र में नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक क्या हुआ करता था। चेर राजवंश का प्रतीक आपको बताना है। मछली किनका था, पांड्य का था। याद रखिए, मछली पांड्य का हुआ करता था। चेर का क्या था, चेर का था धनुष और वाण। ठीक है,
धनुष और वान चेर का था। प्लीज कंफ्यूज नहीं करिएगा, मछली जो था वो पांड्य का हुआ करता था। यहाँ पूछा जा रहा है चेर राजवंश, चेर राजवंश का क्या होगा, चेर राजवंश का होगा हमारा चेर राजवंश का होगा हमारा धनुष और वान। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका आंसर होगा धनुष और वान, हमारे राइट आंसर होगा। और तो इसीलिए पूछा गया चेर राजवंश, चेर राजवंश हमारे, धनुष और वान हमारे राइट आंसर होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन ने मध्यकालीन भारतीय समाज में जातिवाद के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। भक्ति आंदोलन की जब शुरुआत की जाती है 9वीं 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो ईस्वी में, तो ध्यान रखिएगा ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जातिवाद खत्म हो। जो बीच में मध्यकालीन भारत में जो एक सोच बनते जा रही थी कि निम्न वर्ग के लोग जो हैं वो भक्ति नहीं कर सकते, वो भगवान के मंदिर नहीं जा सकते, तो ये एक नई विचारधारा हमें भारत में उदय देखने को मिलता है। जिस भक्ति आंदोलन में ये बात कही जाती है कि आप नाम का उच्चारण करके, भगवान का बार बार नाम उच्चारण करके भी भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण पढ़ते हैं, अधिकांश भक्ति संतों ने ईश्वर की भक्ति के लिए सभी वर्णों और जातियों का द्वार खोला था। इसी कारण से सर, इसी कारण से जातिवाद जो प्रभाव है वो खत्म हो रहा है। तो हमारा ए भी सही है, आर भी सही है, और ए आर का सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी करता है। ध्यान रखिए दक्षिण भारत से शुरुआत हुई है भक्ति आंदोलन की, फिर ये उत्तर भारत पहुंचा है 13 और 14 शताब्दी में। ठीक है, 13वीं और 14वीं सदी में हमें देखने को मिलता है ये उत्तर भारत पहुंच रहा है। 7वीं से 9वीं सदी के बीच में हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है कि इसका उदय हो चुका था। तो प्लीज इस आंसर को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी करता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था? सर पहला सुल्तान था जिसने ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती, जिससे क्या बोला जाता है, गरीब नवाज कह के भी पुकारा जाता है, की दरगाह अजमेर में यात्रा की थी। हाँ, भारत में चिश्ती सिलसिला को बहुत ज़्यादा उदय जो कराए हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित जो किए हैं, उनके दरगाह पर मुइजुद्दीन चिश्ती भारत में, अगर चिश्ती सिलसिला को अगर भारत में लाए हैं कोई जिन्होंने लोकप्रिय बनाया है, उनका नाम क्या है, मुइजुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर। इनका दरगाह कहाँ है, अजमेर में। तो कल दिन सवाल अगर बनता है कि मुइजुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है अजमेर में इनका दरगाह है, ये भी सवाल बन सकता है। ठीक, और कौन गए हैं सबसे पहले, तो मोहम्मद बिन तुगलक गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल याद रखिए 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक वही है जिन्होंने दिल्ली से राजधानी का परिवर्तन दौलताबाद किया था, दौलताबाद किया था। तो ये सारा बात अपने दिमाग, अपने जहन में बैठा लीजिए, आपको जिंदगी भर काम आएगा। विजयनगर साम्राज्य के आय का प्रमुख स्रोत क्या था? विजयनगर साम्राज्य, आपको पता है विजयनगर साम्राज्य 1333 ईस्वी, हरियर और बुक्का, हरियर एंड बुक्का दो भाई, ठीक है, सॉरी 1333 बोल रहे हैं, 1336, ठीक है, 1336 ईस्वी हरियर और बुक्का के द्वारा क्या किया गया है, इस साम्राज्य की स्थापना की गई। और इसमें सबसे जो प्रचलित हमारे राजा हैं उनका नाम क्या है, कृष्णदेव राय। ठीक है, तो कृष्णदेव राय हैं। मुख्य स्रोत क्या है, आय का मुख्य स्रोत क्या है? आज भी वर्तमान समय में लोग क्या है, किसान। इस समय भी लोग क्या थे, किसान। तो हमारा जो मुख्य स्रोत था क्या, वो था भू राजस्व। ठीक है, भू राजस्व था। और याद रखिएगा कृष्णदेव राय सिंचाई व्यवस्था के लिए भी बहुत सारा काम किए हुए यहाँ पे। ठीक है, किसानों की भलाई के लिए, उनके सिंचाई के लिए भी कृष्णदेव राय ने कमलापुरम नामक एक टैंक का निर्माण करवाया, उसका सौंदर्यीकरण किया, उनका मरम्मत कराया। तो कृष्णदेव राय जी जो थे उन्होंने किसान वर्ग के लिए ये सारा कार्य किया था। तो ध्यान रखिएगा हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा भू राजस्व, सी नंबर। 39 नंबर पे आते हैं। अभिकथन और कारण को पढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भारतीय अशांति, प्लीज 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 दिमाग में बैठाइए, अशांति, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गरम दल से थे। आपको पता है कांग्रेस दो भागों में विभक्त होती है। सूरत विभाजन के बाद जो कांग्रेस में सूरत अधिवेशन में जो विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में, आपको पता है कांग्रेस दो भागों में बट गई। और इस कांग्रेस के दो भागों में बंटने के बाद
में बाल गंगाधर तिलक गरम दल में चले गए। इन्हीं कारण से इन्हें अशांति का जनक माना जाता है। ठीक है, भारत अशांति, आपको पता है गरम दल के नेता थे वो लोग, नरम दल के नहीं थे, गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। अब आइए होम रूल लीग, उन कारण पे उन्होंने होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही है, याद रखिए एनी बेसेंट 1916, एनी बेसेंट और हमारे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा समाज सुधार में होम रूल लीग मूवमेंट चलाया जा रहा है, समाज सुधारक कार्य हैं। ठीक है, हमें तो ये दोनों कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन क्या होम रूल लीग आंदोलन एक अशांति आंदोलन था? बिल्कुल नहीं, है समाज सुधारक आंदोलन था, ये शांति आंदोलन था। तो ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ए आर का सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ था? अशांति। अशांति गरम दल के कारण कहा जाता है, ना कि उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था इस कारण से कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। प्लीज इसको दिमाग में बैठाइए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये कि आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो याद रखिए ये किनके द्वारा शुरू किया गया है? बाल गंगाधर तिलक, सॉरी बाबा साहेब अंबेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया है। समता भी उनके द्वारा शुरू किया गया है। जनता पत्रकारिता भी उनके द्वारा शुरू किया गया है। तो बहिष्कृत भारत जो है, ये जो जर्नल हुआ करता था, ये बाबा साहेब अंबेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया है। और समता भी उनके द्वारा शुरू किया गया है, जनता भी उनके द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, तो आपके सवाल में अगर रहता है समता जर्नल किनके द्वारा, तो बाल गंगाधर जी, सॉरी बाबा साहेब अंबेडकर जी के द्वारा, और जनता भी रहता है तो बाबा साहेब अंबेडकर जी के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है बहिष्कृत भारत, वो भी हमारे अंबेडकर जी के द्वारा। निम्नलिखित कथन में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ये एक नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सही बात है। क्यों ये नगरीय सभ्यता है आपको पता है? ये नगरीय सभ्यता इस कारण से है क्योंकि हमें यहाँ पर किला मिल रहा है, दुर्ग मिल रहा है, प्लस हमें यहाँ पर जो जल निकासी प्रणाली है वो बिल्कुल सही मिल रही है। जल निकासी प्रणाली बिल्कुल सही मिल रही है, हर जगह नियोजित है। ठीक है, तो ये नियोजित है, बहुत ज़्यादा नियोजित है, ये नगरीय सभ्यता है। यहाँ के लोग लोहे का उपयोग किया करते थे। अब याद रखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो शुरुआत है वो कब हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है 3600 ईसा पूर्व से मान लीजिए आपका अगर चल रहा है तो ये 1500 ईसा पूर्व, क्योंकि वैदिक काल आ गया है, किसी किसी किताब में हमें देखने को मिलता है 1300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका है। और हमें लोहे का खोज कब हुआ है? हमें लोहे का खोज ही हुआ है 1000 ईसा पूर्व में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का उपयोग नहीं करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य का उपयोग किया करते थे। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कह के पुकारा गया है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है? गलत है। जल निकासी प्रणाली अत्यंत विकसित थी, अभी जस्ट हम लोगों ने बात ही किया था पहले ही पॉइंट में, तो ये भी पॉइंट हमारा सही है। दूसरा क्या है हमारा? गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है? तो हमारा सही क्या होगा? पहला सही है और हमारा तीसरा सही है। तो कहाँ पे मिल रहा है 1 और 3? तो हमारा 1 और 3 सी नंबर में मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, हमारा 1 और 3 जो है वो सी नंबर में मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 और 3 हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? तो 1 और 3 हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत का जब विभाजन हो रहा था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ध्यान रखिए नवंबर 1946 से लेकर के दिसंबर 1947 कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या होंगे? जेबी कृपलानी कब से कब तक थे? तो नवंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1947 तक, इसलिए हमारे जेबी कृपलानी जी होंगे। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, भारत का विभाजन हो रहा था, तभी टाइम आपको पता है क्यों विभाजन हुआ, ये भी बात आपको पता है। ठीक है, जिन्ना जी के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे शुरू कर दिया गया था और उसके बाद जो है हम लोग को कोई भी उपाय नहीं मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा नरसंहार हमें देखने को मिल रहा था। उसके बाद इसको बांट दिया गया। आगे अगले सवाल की तरफ आते हैं। बड़ा इजी सवाल है, देखिए क्यों इजी है? क्योंकि अगर आप पहले भी सेट दिए या थोड़ा भी इतिहास पढ़े तो आपको ये बात पता होगा कि अकबरनामा का ही किताब है, अकबरनामा का ही किताब है
तृतीय किताब है। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। और जो तीसरा भाग है हमारा, ठीक है, तीसरा भाग जो है उसको हम लोग बोलते हैं आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी। और अकबरनामा और आईने अकबरी के जो रचयिता होंगे वो एक होंगे। अकबरनामा और आईने अकबरी को किसने लिखा है? अबू फजल ने लिखा है सर, ठीक है, अबुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। आइए अब यहाँ पे देखिए तो अकबरनामा, ठीक है, और आईने अकबरी दोनों हैं, दोनों का आंसर क्या होगा? अबू फजल होगा। आप बी का 1 कर लो या फिर सी का 3 कर लो, होना तो यही है। अब आ जाइए बी का 1 सी का 3 कहाँ कहाँ पर है? बी का 1 और सी का 3, बी का 1 और सी का 3 बस कहाँ पे मिल रहा है हमको? बस यहाँ पे मिल रहा है। कितना इजी सवाल था, कितना इजी सवाल था। कोई ये हमको उम्मीद नहीं लगता है कोई गलत किए होंगे, ये किए होंगे गलत तो इतिहास को थोड़ा देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ताबित नासिरी मिनहाजुल सिराज के द्वारा लिखा गया है। आज ये तुज़ु के बाबरी, बाबर की आत्मकथा थी, आपको पता है, ठीक है, बाबर के द्वारा खुद लिखा गया आत्मकथा है, तो तुज़ु के बाबरी हमारा बाबर के द्वारा लिखा गया किताब है। तो ये बड़ा इजी सवाल था, कोई भी गलती नहीं हो सकता था इसमें। महात्मा फूले के द्वारा जो लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था के पहले आलोचक में से एक हैं, तो उनका जो किताब है उनका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिए महात्मा फूले के द्वारा एक किताब लिखा गया जिसका नाम है गुलामगिरी। उनका प्रकाशन कब हुआ है? 1873 में। तो गुलामगिरी पहला आंसर होगा, ध्यान रखिए। लेकिन सवाल देखिए कितना सरल बन सकता है। महात्मा फूले जी के द्वारा जो किताब लिखा गया है उसका प्रकाशन कब हुआ है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 1873। तो ध्यान रखिए, अगर सवाल पूछा जाता है गुलामगिरी का प्रकाशन कब किया गया है तो 1873। किनके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा फूले के द्वारा। क्या बात लिखा गया है इसमें? दास प्रथा के ऊपर, ठीक है, बाकी क्या जातिवाद के ऊपर, जाति प्रथा के ऊपर, कि ये सारा कुछ गलत है, महिला के स्वतंत्रता के ऊपर, ये सारा बात हमारे फूले जी लिखते हुए नजर आते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। अब आइए भारतीय मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियंस के ऊपर, ठीक है, उस सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल क्या है हमारा कि सूची एक को दूसरे से सम्मिलित करना है, ट्रेड यूनियन और दलीय के ऊपर बताना है। जैसे भारतीय मजदूर संघ, इसका क्या होगा हमारा? भारतीय मजदूर संघ क्या है? तो ये भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी। अगला सवाल आता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इसका क्या होगा? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, ठीक। आइए यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। अब अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये क्या होगा हमारा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मतलब क्या? मतलब ये है कि ए का हमारा होगा 4, ठीक है, बी का होगा हमारा 1, सी का होगा हमारा 3 और डी का होगा हमारा 2। कहाँ पर है? यह है सिर्फ ए नंबर में, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हमारा राइट आंसर होगा। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तबकात ए नासिरी से, ठीक है, तबकात ए नासिरी से सबसे पहली बार हमें उल्लेख मिलता है, जिसमें पता चला है बिहार में बख्तियार खिलजी ने जो है वो हमला किया था। तो इनका भी हमें प्रमाण देखने को मिलता है। अगला सवाल, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्त वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो सबसे पहली बार जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था उसमें हमें 2006 और 2008 में सबसे पहली बार हमें देखने को मिलता है कि इसका बात किया गया था, ठीक है। तो बिहार बजट 2006 से 8 के बीच में देखने को मिलता है। 1857 की क्रांति से सवाल है। 1857 की क्रांति में के केंद्रों में उनके नेताओं का मिलान करें। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, बिहार से कुंवर सिंह और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। कौन सा गलत है आपको ये बताना है। हाँ, मिलान करना है आपको, कौन सा गलत है ये बताना है ना, कौन सा सही है कौन सा गलत है। याद करिए, लखनऊ, अवध एरिया, बेगम हजरत महल या ब्रिजेश कादर, दोनों में क्या होगा बताइए जरा साहब। बेगम हजरत महल होंगे या ब्रिजेश कादर होंगे? याद रखिए, बेगम हजरत महल सही है और ब्रिजेश कादर जो हम कह रहे हैं इन्हीं के बेटे हैं। क्यों? क्योंकि नवाब वजीद अली शाह को हटा दिया गया था और नवाब वजीद अली शाह को हटाने के बाद जो है यहाँ पर गद्दी
खाली पड़ी हुई थी, तो इसी कारण से जो है सिंहासन के ऊपर बेगम हजरत महल ने ही पहला ये किया, बात रखा, और इसको पीछे से मतलब नाम दिया गया था ब्रिजेश कादर का। लेकिन बेगम हजरत महल भी विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी, क्योंकि ब्रिजेश कादर बहुत ही कम आयु के थे। हाँ, तो ब्रिजेश कादर भी सही होता है, बेगम हजरत महल भी सही होती है, कुंवर सिंह भी होंगे, कानपुर से नाना साहेब भी होंगे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई होगी। तो उपयुक्त सही भी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चारों का चारों हमारा सही था। आइए कि हमारा सवाल है कि भारतीय निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा और गोपालगंज को से जोड़ता है। तो छपरा को गोपालगंज से कौन जोड़ता है, तो राजमार्ग 85 जो है, ठीक है, NH 85 क्या करता है, इस दोनों को जोड़ता है। तो बड़ा इजी सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्व में स्थित है। तो सबसे पूर्व बंगाल के पास कौन अवस्थित है, तो कटिहार हमारा अवस्थित है, ध्यान रखिएगा, बंगाल के पास सबसे पूर्व में, ठीक, कटिहार हमें देखने को मिलेगा, राइट आंसर। समावेशी समृद्धि जो है जो एक सूक्ति है, भारत की किन योजनाओं में सबसे पहले प्रयुक्त हुई थी। कहाँ पर हमें सबसे पहली ये चीजें देखने को मिलती है, तो आंसर क्या होगा हमारा, हमारा आंसर होगा एक बार 11वीं में देखने को मिलता है और एक बार 12वीं में देखने को मिलता है। तो समावेशी जो है ये जो सूक्ति है भारत के किस अधिवेशन में, तो एक बार हमको देखने को मिलता है 11वीं में और एक बार हमें देखने को मिलता है 12वीं में। तो दोनों में हमें देखने को मिला, इसलिए आंसर क्या होगा, 3 और 4 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 11वीं में भी देखने को मिल रहा है, 12वीं में भी देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा 3 और 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है भारतीय सरकार कर, देखिए भारत सरकार के सकल कर राजस्व मतलब GTR का मुख्य स्रोत है। तो निगम कर जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी सोर्स में देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा निगम कर। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा निगम कर, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निगम कर हो गया, निगम कर हो गया 50, हाँ आते हैं 53 के ऊपर। निम्नलिखित में भारत में राष्ट्र आय का संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कौन सा कथन सही है, सेवा के क्षेत्र में अंश की तीव्र वृद्धि हुई है। देखिए अभी भी आपके क्षेत्र में जो देखने को मिलेगा भारत में, वहां पे आपको सेवा के क्षेत्र में जो तीसरा सेक्टर है हमारा सेवा सर्विस वाला सेक्टर, उसमें बहुत अंश में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। स्विगी, रैपिडो, जोमैटो सब सेवा केंद्र का ही बात है। निर्माण क्षेत्र के अंश में कमी हुई है, ये गलत है। कृषि का अंश स्थिर बना हुआ है, ऐसा भी नहीं है। सेवा क्षेत्र के अंश में कमी हुई है, नहीं, बल्कि क्या सेवा क्षेत्र के अंश में तीव्र वृद्धि हुई है। ठीक है, अभी भी आप देखते हैं रैपिडो, ओला, उबर, ये सब क्या है, ये सब सेवा क्षेत्र का ही भाग हुआ। 54 नंबर पे आते हैं कि प्रत्यक्ष बेरोजगारी का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो कहां पे आपको देखने को मिलता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, किस सेक्टर में देखने को मिलता है। प्लीज इसका आंसर आप एक बार कमेंट सेक्शन में देके जरूर बताइएगा, बड़ा इजी सवाल है। ठीक है, बताइएगा, एक बार आप चेक भी कर लीजिएगा अपने आंसर्स को। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला विकास बैंक था। तो सबसे पहली बार जो विकास बैंक है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम क्या है, सबसे पहला हमें देखने को मिलता है बैंक है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। ब्याज दरें के ऊपर सवाल है कि तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या होता है। कौन सा पॉइंट सही है, देखिए ब्याज दरें बहुत अधिक होती है और लोग निवेश करना पसंद करते हैं, क्या उसको लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। या फिर मौद्रिक नीति पूरी तरह से अप्रभावित हो जाती है। तो क्या होता है, मौद्रिक नीति जो है वो पूरी तरह से अप्रभावित हो जाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। समझिए जाल है, तो जाल क्या होगा हमारा, मॉनेटरी ट्रैप हमारा पूरा पूरी खत्म हो जाता है। अवधि के दौरान आवधिक श्रम बल जो PLFS है कौन जारी करता है, ये जारी करने वाले हमारे कौन है, NSO, राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा राष्ट्र सांख्यिकी कार्यालय। 58 नंबर सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा प्रस्तावित एशियाई अधिसंरचना निवेश बैंक के बारे में सही है। कौन सा बात सही है, देखिए कि उस बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा ये बैंक का जो मुख्यालय है वो संघाई में होता है। ठीक, तो क्या ये जो मुख्यालय है वो संघाई में है,
तो हमारा आंसर क्या होगा? नहीं, ये संघाई में नहीं है सर, ये कहाँ पर है? ये बीजिंग में है, याद रखिएगा, ये बीजिंग में है, ये बीजिंग में है, ना कि संघाई में है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया? गलत। पहला पॉइंट हो गया हमारा सही। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए नंबर हमारा राइट आंसर होगा कि सिर्फ एक सही है, क्योंकि यहाँ संघाई लिखा है, अगर बीजिंग होता तो हमारा राइट आंसर हो जाता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है कि बिहार का जो जीएसडीपी है सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर पर अधिक निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात, बिहार में उद्योग केंद्र है नहीं, ज़्यादातर सर्विस सेक्टर पे हम लोग डिपेंड करते हैं, बिल्कुल सही है। भारत में औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी रही है, इसी कारण से हम लोग किस पे निर्भर करते हैं? हम लोग निर्भर करते हैं अपने सर्विस सेवा क्षेत्र पे। तो ए और आर दोनों सही है, और दो जो है आर, एक का मतलब आर जो है वो ए का सही व्याख्या भी करता है, कथन का सही ये भी करता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? सही होगा। तो हमारा आंसर होगा ए नंबर राइट आंसर। धातुओं के माध्यम, ये मनोज सर आपको अपने साथ लेके चलेंगे, साइंस और आगे वाले जितने भी सवाल हैं आपको मनोज सर लेकर के चलेंगे। ये ऐसा मेंस की बारी थी, आगे भी हम लोग सेट 9 में मुलाकात होगी हमारी। आप यूं ही अपने टेस्ट को लगातार देते रहें, इसके एनालिसिस यूट्यूब पे देखते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बिहार असाइनमेंट्स का सेट नंबर 8, जिसमें अभी साइंस, मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो धातु होते हैं, धातु जो होते हैं, इसमें होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, और ये गति करते रहता है। जैसे ही धातु का ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन एक तरह से आयन कंपन करने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की गति में बाधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, इलेक्ट्रॉनिक चालकता घटता है। वहीं तापमान कम हो तो इलेक्ट्रॉनिक चालकता बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट सूची में मिलान करने के लिए कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे जड़त्व के नियम की बात करें तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ हो जाता है। रॉकेट का सिद्धांत ये न्यूटन के गति का ही तीसरा नियम है, जिसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल ये वृत्तीय बल से हालांकि संबंधित है, और ग्रहों की गति गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। ग्रह यानी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही कहते हैं। हालांकि ग्रहों की गति का नियम कई बार पूछ देता है, तो ये केपलर ने दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाए 2 1 4 3। 2 1 4 3 किस में है? तो ऑप्शन सी में है, 2 1 4 3। आगे देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो भौतिकी में स्टेरेडियन डैश डैश की इकाई है। तो भौतिकी में स्टेरेडियन की बात करें तो ठोस कोण जो होता है उसकी इकाई होता है, ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन। और बात करें समतल कोण की तो ये क्या हो जाता है? तो ये रेडियन हो जाता है, रेडियन। ठोस कोण स्टेरेडियन और समतल कोण रेडियन होता है, यानी 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन अगर रहे, 3 डायमेंशन तो उसका स्टेरेडियन हो जाएगा, और 2 डायमेंशन रहे तो उसका रेडियम हो जाएगा, 2 डायमेंशन का रेडियन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेबुलर परिकल्पना के अनुसार सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ? नेबुलर परिकल्पना, ठीक है, इसे सैमुअल कांट ने दिया था। कांट और लाप्लास ये सिद्धांत इन दोनों ने मिलके दिया था नेबुलर परिकल्पना। इन्होंने बताया था कि 4.6 मिलियन वर्ष पहले जो हमारा अंतरिक्ष है वहाँ धूल कण मौजूद थे, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम ही केवल मौजूद था। ठीक है, उन्हीं का वो आपस में एक तरह से भ्रमण वही घूमते रहते थे, चक्कर लगाते रहते थे, हाइड्रोजन हीलियम वही पिघल कर एक तरह से कहे तो सिकुड़ कर एक जगह इकट्ठा हुए और एक चपटा रूप ले लिया, एक तरह से कहे तो तस्तरी के जैसा पिघलते पिघलते छोटा रूप इसका हुआ, और ये एक तस्तरी नुमा बन गए। उसके बाद इसके केंद्र में बहुत अधिक ताप और एक तरह से कहें गर्मी पैदा हुई, और वो गर्म भाग से ही एक तरह से सूर्य का निर्माण हुआ, और बाहर जो भी कण थे वो धीरे धीरे आपस में सटने लगे, और फिर ग्रहों का निर्माण हो गया। यही सिद्धांत कहा था नेबुलर परिकल्पना में कांट और लाप्लास में, जिसमें यही हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के एक विशाल घूमते हुए
घूमते हुए बादल जिसे हम लोग नेबुला कहते हैं के सिकुड़ने और संचय के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का जो बादल घूम रहा था, यानी जिसे नेबुला हम लोग कहते हैं, उसी के सिकुड़ने के बाद सौरमंडल का निर्माण हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 में दिया है फ्लिंट कांच ये किस में उपयोग होता है? तो ये उपयोग होता है कैमरे व लेंस में, क्योंकि इसका अपवर्तनांक जो होता है, ठीक है, अपवर्तनांक जो होता है वो होता है ऊंच, इसलिए इसको कैमरे और लेंस वगैरह में प्रयोग में लाए जाते हैं। पायरेक्स कांच में ताप सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम लोग प्रयोगशाला के उपकरण में काम में लाते हैं। क्रुक्स कांच में होता है सीरियम ऑक्साइड होता है, और सीरियम ऑक्साइड को यूवी किरणें पार नहीं कर पाती, यानी वो उसे ऑब्जर्व कर लेता है, पार नहीं होने देता है, तो इसे हम धूप के चश्मे में प्रयोग में लाते हैं। और वही बात करें सोडा कांच, तो इसे साधारण कांच के तौर पे प्रयोग में लाया जाता है। गिलास वगैरह जो होता है, ट्यूबलाइट या कहें खिड़की वगैरह में शीशा जो लगाते हैं, उसमें सोडा कांच का प्रयोग करते हैं। तो हमारा 2 1 3 4 हो जाएगा, 2 1 3 4 ऑप्शन ए में सही है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट जो होता है वो तापमान को एक तरह से स्टेट रखता है, यानी इसे एक तापमान पे बनाए रखता है। तो हमारा सही हो जाएगा तापमान को स्थिर रखना। ठीक है, तापमान को स्थिर रखना, जैसे कि मान लीजिए इस्त्री, आयरन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी वगैरह हो गया, इन सब में तापमान को सेम एक लेवल पे बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, थर्मोस्टेट का। ऑप्शन सी राइट आंसर। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए यहाँ पे दे रहा है ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाता है सोनार। इसमें हम लोग उपयोग में करते हैं पराध्वनिक तरंगे। ठीक है, पराध्वनिक तरंगे, ये समुद्र की गहराई में जाता है और वापस आता है, और इस मतलब कितने समय में गया और कितने समय में आया, इसके रेशियो से इसका जो चलने की गति है उस रेशियो से डिवाइड करके निकाल लिया जाता है कि कितने गहराई तक, हालांकि ये समुद्र कितना गहरा है। रडार की बात करें तो ये वायुयान की गति और कहे तो उसका दिशा वगैरह ज्ञात करने के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। इसमें हम लोग रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, रेडियो तरंगों का। अल्टीमीटर ये वायुयान की ऊंचाई नापने का काम आता है। वेंचुरीमीटर ये एक पाइप में द्रव के तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापता है। ठीक है, पाइप वगैरह में पानी के प्रवाह की दर को मापता है वेंचुरीमीटर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि अभिकथन और कारक है यहाँ पे। तो अभिकथन और कारक में कहा जा रहा है कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणें यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो एकदम सही बात है, समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत, और वो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। ठीक है, ये एकदम करेक्ट है। आगे देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। एकदम सही बात है, ये जिम्मेदार होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने के लिए से रोकता है, और ये कारण इसका स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, कैसे रोकता है उसका व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि ये कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ओजोन परत का क्षरण करता है CFC। तो ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यानी R A की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। A और R दोनों सही हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? तो नियोन का परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 10, और यहाँ पे देख लेते हैं ऑक्सीजन का होता है 8, मैग्नीशियम का 12, नाइट्रोजन का 7 और बोरॉन का 5 होता है। तो यहाँ पे मात्र और मात्र मैग्नीशियम है जिसका परमाणु क्रमांक नियोन से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आगे देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है? तो जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप इसमें क्या होता है? तो क्रमांक संख्या समान होती है, क्रमांक समान होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, आइसोबार में द्रव्यमान समान होता है,
द्रव्यमान समान होता है और क्रमांक भिन्न होता है। वहीं आइसोटोन में बात करें तो आइसोटोन में होता है न्यूट्रॉन समान होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो समान होता है, बाकी भिन्न होता है। आइसोमर में क्या होता है तो रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो समान होता है, ठीक है, रासायनिक सूत्र समान होता है और उसकी संरचना भिन्न होती है, ठीक है। आइसोमर उसे कहते हैं जिसकी रासायनिक सूत्र समान हो लेकिन उसकी संरचनाएं भिन्न हो। तो हमारा सही ऑप्शन आइसोटोप हो जाएगा, आइसोटोप। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ अभिकथन और कारक दिए गए हैं और यहाँ पे देख लेते हैं घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है, तो एकदम लगाया जा सकता है, ये सही है। कारण एलपीजी की गंध तीव्र होती है, तो ये गलत हो जाता है। एलपीजी में पाया जाता है प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन में गंध रंग, ये गंधहीन और रंगहीन होता है, इसमें गंध नहीं होता। तो हालांकि उसमें मिला दिया जाता है इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, और ये गंध देता है, तब उसके रिसाव का पता लगता है। तो एक तरह से ये गलत हो जाता है, ये एलपीजी की गंध तीव्र होती है, ये गलत हो जाता है। इसमें कोई गंध नहीं होता, ब्यूटेन और प्रोपेन में कोई गंध नहीं होता, अलग से मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन ताकि इसके रिसाव का पता लगाया जा सके। तो हमारा अभिकथन सही है और कारक गलत है। ये किस में है तो ऑप्शन डी में है, ये सही लेकिन आर गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गूथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहते हैं। तो देखो CO2 उत्पन्न करने के लिए हम लोग गूथे हुए आटे में बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं और CO2 उसमें उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है ब्रेड हो गया, रोटी हो गया, वो फूलेगा, बहुत अच्छे से फूलेगा। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, जो है जंग लगने के लिए 3 घटक आवश्यक हैं। पहला तो लोहा होना चाहिए, लोहे में ही जंग लगेगा, साथ में ऑक्सीजन होना चाहिए, उसके बाद नमी होना चाहिए, ठीक है, आर्द्रता होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि जीव जगत के वर्गीकरण का मिलान करें। यहाँ पे जीव जगत के वर्गीकरण का मिलान करना है। अमीबा, अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जो जीव होता है, ठीक है, एक कोशिकीय यानी कि प्रोटोजोआ। केचुआ जो होता है ये खंडित होता है, इसमें खंड खंड होता है, ठीक है, तो ये एनेलिडा संघ का हो जाता है। वहीं झींगा की बात करें तो ये एक तरह से कहें तो इसके पैर जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि ये ऑर्थोपोडा हो जाता है, ठीक है। पाद संधि जिसे मतलब पाया जाता है, यानी पैर जुड़े हुए रहते हैं, तो वो सब ऑर्थोपोडा में आते हैं। और जीव जगत का सबसे बड़ा संघ यही है, ठीक है, सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है, कई बार पूछता भी है। और घोंघा की बात करें तो ये मोलस्का में आ जाता है, मोलस्का। इसकी जो शरीर होता है वो बहुत मुलायम और नरम होता है, लेकिन ऊपर इसके कैल्शियम की परत लगी होती है जो उसको टाइट रखता है, ठीक है। जो शंख हम लोग पूजा पाठ में बजाते हैं, है ना, तो उसके वो शंख कैल्शियम, हालांकि कैल्शियम ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अमीबा यानी कि 2, केचुआ 4, झींगा 1, 3, 2 4 1 3 किस में है, किस में है 2 4 1 3, ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए कर लीजिएगा, सही हम ही कर देते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किसे सामान्य पौंड सिल्क कहा जाता है। तो पौंड सिल्क यानी कि तालाब और झीलों में एक हरा शैवाल पाया जाता है, ठीक है, हरा शैवाल, वो बहुत मुलायम सिल्की होता है, ठीक है, और स्पाइरल आकार का होता है, स्पाइरल, जिसे हम लोग स्पाइरोगाइरा के नाम से जानते हैं, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। ईस्ट एक तरह से कहें तो ये किंडवन के काम आता है, ईस्ट किंडवन ये एक प्रकार का कवक है। और आगे देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, एकदम सही बात है। नाभिकीय गुण क्यों कहा जाता है कि जितने भी रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उसका नाभिक अस्थायी होता है, ठीक है, उसमें से हमेशा अल्फा बीटा गामा
किरणें निकलते रहती हैं और निकलते निकलते उसका क्षय होते रहता है। ठीक है, अस्थायी नाभिक पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, उसमें अस्थायी टाइप का रेडियोधर्मिता में, जो हमेशा अल्फा बीटा गामा वगैरह जो भी किरणें मुक्त करना रहता है करता रहता है और धीरे धीरे उसका क्षय हो जाता है। तो ये सही हो जाता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो हाइड्रोजन बम विखंडन के सिद्धांत पे नहीं, संलयन के सिद्धांत पे बनाया जाता है। तो हमारा केवल एक सही है, दूसरा गलत हो जाता है, दूसरा गलत हो जाता है। फिर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अभिकथन और कारक यहाँ पे दिया हुआ है, अभिकथन और कारक यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभिकथन में हम लोग देखें तो अभिकथन में कह रहा है कि मनुष्य अंधेरे में स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, तो स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, तो ये सही हो जाता है। हम अंधेरे में कहाँ स्पष्ट देख सकते हैं, बहुत धुंधला कभी कभी दिख जाता है। देखो ये जो होता है ना, इसके लिए जिम्मेदार होती हैं रेटिना की शंकु कोशिकाएं, रेटिना की कोशिकाएं, और रेटिना की दो कोशिकाएं होती, एक होती हैं शंकु कोशिकाएं जो दिन में काम करती हैं, दिन में ये प्रकाश के प्रति बड़ा संवेदनशील होती हैं। कितना प्रकाश हमारे आंखों में एक तरह से जाना चाहिए, भेजना है, वो यही निर्धारित करती हैं, यही कोशिकाएं। ठीक है, तो ये दिन में ज़्यादातर काम करती हैं। हमारे आंखों में शंकु कोशिकाएं ज़्यादा पाई जाती हैं। एक होता है शलाका कोशिकाएं, शलाका, ठीक है, शलाका कोशिकाएं होती हैं, ये रात में भी देखने में मदद करती हैं। तो हमारे आंखों में ये कोशिकाएं बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। लेकिन उल्लू वगैरह देखिएगा, उल्लू जो होता है, जो रात में भी दिखता है उल्लू को, उसमें पाया जाता है शलाका कोशिकाएं, शलाका कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है ना कि मनुष्य अंधेरे में स्पष्ट नहीं देख सकता, ये तो सही है। लेकिन यहाँ कह रहा है रेटिना शंकु कोशिकाएं, रेटिना की जो शंकु कोशिकाएं होती है मंद प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं, तो ये गलत हो जाता है। मंद प्रकाश के प्रति शलाका कोशिकाएं जो होती हैं वो संवेदनशील होती हैं, और ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं शंकु कोशिकाएं, प्रकाश के प्रति शंकु कोशिकाएं संवेदनशील होती हैं। और वहीं बात करें तो मंद प्रकाश के लिए शलाका कोशिकाएं संवेदनशील होती हैं। तो इस तरह से क्या सही है, तो अभिकथन सही है और कारण गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पे मास्सेटर की मांसपेशी होती है, और वह कहाँ स्थित होती है, तो जबड़े में स्थित होती है। तो ये डायरेक्ट पूछ देता है। अब यहाँ मेंस का थोड़ा सा हो जाता है तो घुमा फिरा के पूछता है, लेकिन डायरेक्ट पूछता है कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है, तो जबड़ा ही होता है, जबड़े की मांसपेशी ही होती है। चलिए आगे देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, तो सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है, तो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या करता है, ये एक प्रकार का नॉन स्टिक बर्तन हो जाता है, जिसमें अगर भोजन रखे तो चपकता नहीं है, एकदम चिकना सतह होता है। आइसोप्रीन ये प्राकृतिक रबड़ का ही रूप है। बेकेलाइट है, तो ये खास करके उपयोग होता है बेकेलाइट का, एक तरह से कुकर वगैरह में भी बेकेलाइट का जो हैंडल पकड़ते हैं उसमें होता है, स्विच वगैरह इलेक्ट्रॉनिक स्विच में भी इसका प्रयोग होता है। नायलॉन ये प्रथम कृत्रिम रेशा है। ठीक है, प्रथम कृत्रिम रेशा जो है वो नायलॉन हो जाता है। तो इस तरह से 2 1 3 4 2 1 कहाँ गया, 2 1 3 4 इसमें है ऑप्शन सी में। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल है, विदेशी नस्ल हो जाती है मेरिनो। इनका उत्पत्ति स्थान माना जाता है स्पेन में, लेकिन सबसे अधिक पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह में पाया जाता है। इसका जो ये रेशा जो होता है, ठीक है, भेड़ की ऊन जो होता है बहुत ही मुलायम होता है, खास करके ठंडे प्रदेशों में इसका बहुत उपयोग में लाया जाता है। आगे देखें तो एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन के आविष्कारक का नाम यहाँ पूछ रहा है। तो उसके आविष्कारक जो थे वो जॉन शेफर्ड वर्नेस थे, जॉन शेफर्ड वर्नेस, जिन्होंने पहली बार 1967 में लंदन के एक शहर में पहला एटीएम स्थापित किया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहते हैं, जे.एस. किल्वी को आईसी चिप जो होता है उसके आविष्कार के लिए जानते हैं, और टिम बर्नर्स-ली को www के आविष्कार के लिए हम लोग जानते हैं।
यहाँ पे देख लेते हैं मैथमेटिक्स। अब हमारा मैथमेटिक्स आ गया, ये बहुत ही इजी टाइप का है। देखो 1 3 5 7, यानी यहाँ पे दिया है ओड नंबर, ओड नंबर 21 तक। तो ओड नंबर ज्ञात करने का सबसे तरीका है ना, जितने अंक हैं जितने भी उसका स्क्वायर कर लो। मान लो टोटल अंक n है तो n स्क्वायर कर देंगे। यानी अब पता कैसे करेंगे कि ये टोटल कितने हैं, तो देखो 1 से लेके जहां तक पूछा है तो अंतिम वाला यदि सम है तो उसी का आधा कर देंगे, ठीक है। अगर भी सम है तो इसमें +1 करके फिर उसका आधा करेंगे। जैसे 21 है, 21 + 1 कर दिए और 2 कर दिए तो 21 + 1 22 और 2 से डिवाइड किए तो हो गया 11, और 11 यानी कि टोटल अंकों की संख्या हो गई, और 11 को हम लोग कर देंगे स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 121, ठीक है। ओड पूछे तो यानी स्क्वायर हो जाता है, यानी पदों की संख्या का स्क्वायर करना रहता है। वही इवन पूछ दे सम संख्याएं, जैसे यहाँ 1 दिया, 3 दिया, 5 7 दिया, कहीं 2 4 6 8 ऐसे दे दे, तो उसे हम लोग सिर्फ n × n + 1 के फार्मूला पे सॉल्व कर देते हैं। ऐसे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। जितने पद हैं, ठीक है, उस पद में एक और प्लस करके गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ये इवेन में होता है, इवेन में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 10 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इन दोनों का एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे इसका, ठीक है। 3 अंकों और ये चारों का एलसीएम अगर निकालें तो एलसीएम हो जाएगा 240। और आप सभी को पता होगा 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, यानी कि पहले 1 लगा देंगे, 5 को 0 लगा देंगे, हो गया ना। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब देखो इससे 240 से इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जितना शेष बचेगा, शेष जैसे इसमें शेष बचा 160, इसमें कट करके देखिएगा बचेगा 160। अभी 160 में हम कितना जोड़ें कि 240 हो जाए, ठीक है, तब ये तो 240 से कट पाएगा। तो शेष में 160 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 160 में हम लोग कितना जोड़ें कि ये 240 हो जाए, तो उसमें जोड़ेंगे 80, ठीक है। 160 और 80 मिलके हो जाएंगे 240, है ना। तो यानी हमको 60 और जोड़ना होगा, तब 240 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो यहाँ पे 80 जोड़ देंगे, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 1080, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर आगे देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बक्सों में चॉकलेट का अनुपात इतना इतना है। यदि चॉकलेट की संख्या का अंतर इतना है तो बड़ी संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बड़ी ये है, छोटी ये है, इन दोनों में अंतर देखें तो 2 के बराबर है, और 2 के बराबर यानी संख्या कितनी 28 है, तो 1 के बराबर हो जाएगा 14। 1 के बराबर 14 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी 7 है, तो 14 में 7 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया। सिंपल तरीका, 14 सते 98 हो गया ना। चलिए 98 इज करेक्ट आंसर। फिर आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो है यहाँ पे ए और बी इतना उतना में। चलिए इसे कर लेते हैं हम लोग। ए और बी 18,750 में एक काम करने का अनुबंध करते हैं, यानी ठेका लेते हैं, है ना। ए इसे 20 दिनों में कर सकता है और बी इसे 30 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने इसे 8 दिन में कर डाला, 8 दिन में, यानी तीनों मिलके किए तो 8 दिन में हो गया। तो सी को उस काम के अनुपात में कितना भुगतान किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि सी कितने दिन लगाता है अकेले करने में, ठीक है। तो टोटल में से, टोटल जैसे 1/8 में से हम लोग हटा देंगे किसको, ए और बी को, 1/20 माइनस 1/30 कर देंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। 8 15/120 माइनस 20 छक्के माइनस 3 चौको, तो 15 में से 6 4 10 घटा दे तो बचा 6 4 10, यानी कि 5/20 120। अब देखो इसे सीधा कर लेंगे, 120/5 कर देंगे तो कितने बार में कटेगा, 24 बार में, यानी 24 दिन में अकेले सी 24 दिन में कर सकता है। अब निकल गया सिंगल सबका। ए 20 दिन में कर देता है,
बी 30 दिन में और सी 24 दिन में कर देता है। अब इनको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। 1/8 सॉरी 1/8 नहीं है, ए का है 20 तो 1/20, दूसरे का है 1/30 कर देंगे और तीसरे का 1/24 हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, तो अब हमको सीधे इनको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए सेम वही तरीका अपनाएंगे। एलसीएम इनका हो जाएगा 120 और रेशियो ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा तो 20 छक्के 120, 3 चौको और ये 24 बचे, यानी इतने अनुपात में उनके पैसे को बांट देना है, उनके पैसे को इतने पैसे को बांट देना है। तो इसमें सी का पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल हो गया 6 4 10 5 15, यानी कि हमें 18,750 को पहले 15 से डिवाइड करना होगा, फिर यहाँ पे सी वाला हिस्सा दे देना होगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट निकल जाएगा और सी को देना है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट यानी 5 तिहाई 15, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, ठीक है। और 3 एकम में 3, नहीं 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 पचे 15 इतना आ रहा है, ठीक है। सी का हिस्सा कितना आ रहा है 6,250। तो किस में है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कहीं कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग का कमेंट देख के हम लोग देखते हैं कई बार बाई चांस हम लोग से गलती हो जाती है किसी वजह से, तो आप लोग ध्यान आकर्षित करा देते हैं, जिससे हम लोग की भी बेस्ट तैयारी हो जाती है, आप लोग की भी। दरअसल आप लोग का ध्यान अगर रहे बढ़िया से तो एक टीचर भी अच्छा करने का प्रयास करता है, अच्छा देने का प्रयास करता है। तो आप लोग का सहयोग हमें बहुत ही मोटिवेट करता है और साथ ही में हम अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं, अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। बाई चांस कोई नहीं समझ में आता है तो वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा कहीं ना कहीं हम उसे बता ही देंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। 30% के लाभ पे इतना में बेच रहे हैं हम लोग, है ना, इतना में। तो इसका सीपी सबसे पहले निकालेंगे। सीपी निकालेंगे तो 19.50 गुणे 100/130 कर देंगे, क्योंकि 30% के लाभ पर बेचा हुआ है तभी तो इतना हुआ है। तो ऐसे निकाल लेंगे सीपी, है ना, सीपी, ठीक है। अब कट करते हैं इसको। देखो 2 दशमलव हटाने के लिए सीधा हम लोग ये 100 को हटा देते हैं, यहाँ से दशमलव भी हट जाएगा, तो सीधे इसे 1950 लिख बटे 130 कर देंगे। 0 से 0 कटी और 13 कम में 13, 13 पचे 65, इतना ही आ रहा है। तो सीपी निकल के आ गया भैया कितना 15, और 30% में उसी को 30% फायदे में बेचा था तो 1950 हुआ था। अब 40% के लाभ पे बेचना है, 40% के बाद लाभ पे, तो 15 को ही 40% के लाभ पे बेच देते हैं हम लोग, ठीक है। 40% लाभ के इस पे बेचेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट्टी, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 और ये 2 7 से 7 तरीके 21 निकल के आ गया। 40% के लाभ पे हम लोग बेचे थे 21 निकल के आया। अब 30% के लाभ पे बेचे थे तो कितना था 19.5। तो अब यहाँ कह रहा है विक्रय मूल्य में कितने वृद्धि की जानी चाहिए। तो विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि हुआ है इसमें, देखो तो 1950 है और 21 है, यानी 1.5 रुपये की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बंटनों का माध्य 14 है और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो जाता है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक विचरण गुणांक बराबर होता है कितना, तो मानक विचलन यानी कि एसडी लिख देंगे बटे माध्य, ओके। बंटनों का माध्य गुणे 100 कर देते हैं, इसी पे निकल जाएगा आराम से। तो 5/14 गुणे 100 कर देंगे तो अब कटेगा क्या, 7 से ये और 50, 50 25 250 बटे 7 कर देंगे तो 7 तरीके 21, 21 बटा 4 0, यानी कि 7 पचे 35 20 7
इतना आ जाएगा 7.1, ठीक है। 35.7 यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो यहाँ पे कर देते हैं पिता और यहाँ पे कर देते हैं पुत्र। क्या कर रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुना है। यदि पुत्र को x माने तो पिता हो जाएंगे 7x, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी, +3 दोनों में करेंगे क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं। तो अब क्या कर रहा है, पिता की आयु का ये 5 गुना हो जाएगा, तब हो जाएगा इक्वल टू, हो गया ना, दोनों आपस में बराबर हो गए। अब देखते हैं, अब इसको 5 से दोनों में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x + 15 और इधर 7x + 3 था ही, इक्वल टू हो गया 5x इधर है, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा और पहले से 7x है और ये आ गया तो इधर हो जाएगा 2x, ठीक है, घट जाएगा। और 3 को उधर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो 12 प्लस में पहले से -3 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 2 से ये 6 बार में कट गए, यानी x का वैल्यू निकल के आया 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की वर्तमान आयु, पिता की शुरुआती में वर्तमान ही आयु ये था, 7 गुना था, 7 गुना, बाद में ना 3 जोड़े तो 7 से x का वैल्यू निकलिए गया है और इस 7 के साथ x रख देते हैं तो वो आ जाएगा 42 साल। 42 साल किस में है, ऑप्शन डी में है। फिर आगे देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इतना है और उनका महत्तम समापवर्तक इतना है। यदि उनमें से एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ थोड़ा घुमाया है, चलो इसका फॉर्मूला है LCM गुणे HCF बटे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। LCM दिया हुआ है 252, HCF दिया हुआ है कितना, तो 14 दिया है, पहली संख्या 28 दिया है और दूसरी संख्या तो निकालनी है ना, दूसरी संख्या निकालनी है। तो 14 से ये 2 बार में कट जाएगा, 14 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 126 बार में कट जाएगा, है ना। तो दूसरी संख्या कितनी निकल के आई, दूसरी संख्या 126 निकल के आया है। अब हम चलते हैं लास्ट इक्वेशन पे। यहाँ कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 28, यहाँ कह रहा है तो दूसरी संख्या 28 से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे हमको अब निकालना है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है। तो पहली संख्या कितना है भैया, 28 है, ठीक है, 28 है। दूसरी संख्या निकल के आ गई 126, 126 में से 28 हम घटा देंगे तो बचेगा कितना, 98, ठीक है, 98 बचेगा। अब देखो 90, इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं क्योंकि परसेंटेज में ही आंसर पूछा हुआ है। तो 98 बटे 28 गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, ये 50 बार में और 7 पचे 35, 350% ज़्यादा है 28 से, 350 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो ये देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष के बाद वार्षिक रूप से संयोजित होने पर इतना हो जाती है और 3 वर्षों के बाद इतना हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 वर्ष इतना है और तीसरे वर्ष इतना है, तो 1 वर्ष में इससे जितना बढ़ा हुआ है ब्याज उसको पहले हम लोग निकालते हैं। 3 वर्ष में 59,550.80 है, दूसरे वर्ष 56,180 है, घटाते हैं तो 0 0, 15 में से 8 जा 7, ठीक है, और यहाँ 4 बचा है, 4 में से 1 3 और 3। यहाँ पे देखो यहाँ ब्याज 1 साल का इतना हुआ 3370.80, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे दर निकाल देंगे। दर का फार्मूला होता है, देखो यहाँ पे दर का ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन
गुणे समय, समय यहाँ साधारण ब्याज का ही होता है। तो 1 साल का तो निकालना है, जैसे 2 का निकला हुआ है, 2 से 3 तक, हालांकि साधारण ब्याज का ही फार्मूला यूज करके यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ब्याज इसका यहाँ पे हो गया है 3370.80। ठीक है, और मूलधन इसका मान लेते हैं ये 56,180 1 वर्ष के लिए है, और यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। इन सबको काटेंगे ना तो हमारा दर जो निकल के आएगा वो 6% निकल के आएगा, 6% निकल के आएगा। ठीक है, दर पता चल गया 6%। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, जैसे दर हमारा निकल के आ गया 6%। ठीक है, 6%। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मूलधन ज्ञात करने के लिए पूछा हुआ है, राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले तो मिश्रधन, मिश्रधन जो होता है वो यहाँ पे लिखते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे हम लोग मूलधन को x मानते हैं, मूलधन को x, और 2 साल बाद इतना हो जाता है मिश्रधन, तो ये मिश्रधन हो गया। ठीक है, क्योंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन निकालना है, तो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इसको मान लेते हैं मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर जो होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन और 1 + R/100 गुणे T होता है। यही फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इसी पे रख के हमको निकाल लेना है। इस पे रख दिए, जैसे कि मूलधन x माने हैं, मिश्रधन वहाँ है, मिश्रधन कितना है तो 56,180 है। ठीक है, और यहाँ पे x मान लिए मूलधन, और 1 + 6/100, और यहाँ पे 2, तो 100 एकम में 100 प्लस 6 106। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सीधे x बराबर हम लोग यहाँ कर देंगे कितना, तो 56,180 गुणे 50/53 गुणे 50/53, सॉरी इसको कट करेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50/53 ना लिख के 100/106 या 100/ ऐसे लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50,000, हमारा आंसर 50,000 आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14,500 की धनराशि को 14,500 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ वर्ष के लिए निवेशित किया गया। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज इतना था, तो निवेश की गई अवधि क्या थी। ठीक है, निवेश की गई अवधि यहाँ पे पूछ रहा है। चलिए अभी जो बताए हैं वही फार्मूला यूज कर लेंगे, दर गुणे यहाँ पे क्या निकालना है पहले देख लेते हैं, निवेश की गई अवधि समय, तो वही हो जाएगा, जैसे t समय बराबर ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर। ठीक है, कोई भी पूछे, जैसे देखो मूलधन पूछ देता है, यहाँ पे मूलधन नहीं पता रहता तो मूलधन को यहाँ ला देते, समय को यहाँ लेके चल जाते। दर को पूछ देता तो दर यहाँ लेके चले जाते, समय को यहाँ लेके चल जाते, क्योंकि ये तीनों आपस में गुणज ही होते हैं। ओके, इसी पे इसको रख देंगे तो हो जाएगा। कितना है, इतना की राशि को इतना प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ वर्षों के लिए निवेशित किया गया। इस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज इतना है 7830 गुणे 100 कर देंगे, बटे मूलधन कितना है तो 14,500 गुणे 9% है ना। अब कट करते हैं, 2 0 से 2 0 कट्टी हो गया, 9 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 8 7 15 16 17, यानी कि 9 8 72, 9 8 72 और 9 7 हो जाएगा, अच्छा 9 7 63, इतनी बार में 9 से ये कट गया। और इसे 145 से काटेंगे तो देखो 5 5 5 5 कितने बार में कटेगा, 5 4 9 1 10, 5 से पहले काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 से कम है 5, और 5 7 35 और 5 6 20,
तो ये हो जाएगा 3 छक्के 18, ये 6 बार में कट जाएगा, यानी 6% हमारा आंसर आ गया। 6%, सॉरी 6 वर्ष हमारा आंसर आ गया। समय निकाल रहे थे यहाँ, तो 6 वर्ष हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 91। 91 क्या है? तो रीजनिंग वाला है भैया, ठीक है। चलो कर लेते हैं फटाफट रीजनिंग वाला पोर्शन। पियर्स को 110 के रूप में और कैट को इतना के रूप में कोडित किया गया है, तो मील को कैसे कोडित किया जाएगा? ठीक है, कैसे कोडित किया जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे हम? देखो ये सिंपल तरीका इसमें अपनाया है। जो यहाँ पे वोवेल है ना, वोवेल, बाकी को वैसे ही नंबरिंग को जोड़ दिया है और वोवेल को अपोजिट कर दिया है, वोवेल को अपोजिट कर दिया। जैसे पी का नंबरिंग होता है 16, तो 16 को ऐसे छोड़ दिया है। ई वोवेल है तो इसको अपोजिट कर दिया है, यानी इसका अपोजिट होता है भी, और भी का मान होता है कितना? 22। ए का अपोजिट जेड का वैल्यू होता है 26। उसके बाद आर का 18, एस का 19। अब सबको जोड़ो, 8 8 16 1 17, 17 6 23, 23 24 25, 25 6 31 के 1 बच्चा आया 3, 3 1 4 2 6 2 8 2 10 आ गया 101। यहाँ पे वही दिया है। अब यहाँ पे 20 3 23, ये तो वोवेल नहीं है, तो 23 को यहाँ पे लिख देते हैं, और एक का अपोजिट जेड का मान 26, तो 6 3 9 2 2 4 49 आ गया। यहाँ पे 49 दिया है। सेम यही अपनाएंगे। एम का होता है 13, ई का अपोजिट हो गया भी, और उसका प्लस वैल्यू होता है 22। ए का प्लस वैल्यू मतलब अपोजिट जेड का 26, और एल का 12। अब जोड़ लेते हैं, 6 2 8 2 10 3 13 आ गया 13, और एक हाथ में आया तो 1 2 2 4 2 6 1 7 73 आ रहा है। ठीक है, 73 किस में है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। फिर आगे देखें तो ये एक तरह से यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, सीरीज में इसे बैठाना। अब देख लेते हैं, देखो बी के बाद जेड है, यानी कि पीछे के तरफ जा रहा है। कितना जा रहा है भैया? तो जेड ए बी सी -3 कर दिया है, तो जेड में से -3 करेंगे। -3 किया है क्या? नहीं, -2 किया है। ठीक है, -2, तो यहाँ से भी -2, यहाँ से भी -2 कर देंगे। एक्स यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्या? तो भी आ जाएगा, भी एक्स में से -2 करेंगे तो भी आ जाएगा, हो गया। और भी में से -2 टी आ जाएगा। अब ये देखते हैं, यहाँ पे 8 और यहाँ 12, यानी 4 प्लस किया है, प्लस 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 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि 8 4 12 4 16 4 20 टी हो जाएगा। ठीक है, पहले भी आया, उसके बाद टी आया। भी टी किस में है? लगभग 2 में है। आगे और देख लेते हैं। तीसरा नंबर भी दिया है, फिर टी दिया है, यानी -2 इसमें भी किया है, -2 कर देंगे। तो यहाँ देखो भी -2 टी हो गया, टी -2 आर हो गया, आर -2 हो जाएगा पी। 18 -2 16, और 16 पी होता है। ठीक है, आगे भी यही सीरीज होगा, यहाँ इसमें भी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लास्ट वाला क्या हो जाएगा। तो लास्ट में सी, यानी 4 प्लस किया है, यानी पहले -2 फिर +4 फिर -2 फिर +4 अपना दिया है। तो 4 के में जोड़ देंगे हम लोग, तो के 11 4 15 हो जाएगा, यानी कि ओ हो जाएगा। वी टी पी ओ किस में है भैया? वी टी पी ओ ऑप्शन ए में दिया हुआ है, वी टी पी ओ ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे देखें तो कुछ विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, कर लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। 6 विद्यार्थी ये गोल मेज के, देखो गोल मेज है, 6 के बैठा देते हैं, हो गया। अब देखो गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। वेन ल्यूक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ल्यूक को यहाँ पे करते हैं, ल्यूक। तो वेन कह रहा है कि वेन ल्यूक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो ल्यूक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे वेन हो जाता है, यहाँ पे वही कह रहा है। ल्यूक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है, वेन ल्यूक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। ल्यूक रूथ और मैक्स के दोनों के ठीक बगल में है, तो यानी ल्यूक की एक तरफ होंगे रूथ और एक तरफ जो होगा मैक्स होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है किधर ल्यूक को रखेंगे किधर मैक्स को रखेंगे, मतलब किधर रूथ को और किधर मैक्स को। तो अभी इसको रहने देते हैं।
आगे देखते हैं, ज्यूड बेन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, ज्यूड जो है वो बेन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो ये बाईं हो गया, तो यहाँ पे कर देंगे किसको, कहाँ गया, ज्यूड को, ज्यूड, ज्यूड, ल्यूड, ल्यूक, ये क्या क्या नाम है ना, बेन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठ गया। अब देखो, अब यहाँ कह रहा है रूथ, ल्यूक और बेन दोनों के ठीक बगल में है। रूथ जो है, रूथ, ल्यूक और बेन, ल्यूक और बेन इन दोनों के बीच में रूथ है, रूथ है। अगर रूथ का पता चल गया तो यहाँ पे वही दिया है, ल्यूक, रूथ और मैक्स के दोनों के ठीक बगल में है, तो ल्यूक, रूथ और मैक्स, तो यहाँ हो जाएगा मैक्स, मैक्स, और बाकी एगो बचा, तो एगो पे कोई और बैठ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कौन ज्यूड और ल्यूक दोनों के ठीक बगल में है, तो ज्यूड यहाँ हो गया, और ल्यूक दोनों के बगल में मैक्स ही बैठा हुआ है, ठीक है, मैक्स, तो मैक्स हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी में। फिर आगे देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और गुणे को आपस में बदल देते हैं और माइनस और भागा को आपस में बदल दिया जाए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 17 लिखते हैं, प्लस किसको बदलना है, प्लस गुणे को, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं 77, ठीक है, 77। यहाँ एक मिस्टेक पॉइंट है, मिस्टेक नहीं है, ठीक है, ठीक है, और माइनस और भागा को बदलना है, माइनस और भाग यहाँ पे दिया है, तो भाग इधर चला जाएगा, ठीक है, माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि 7। फिर गुणे की जगह पे हमको प्लस लाना है, कि क्योंकि यहाँ पे प्लस गुणे को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो प्लस 37, और भागा की जगह पे माइनस 47। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 7, 11 सत्ते 77, 17 कम में 17, 17 1 18, 187, अब प्लस 37 और 47, ठीक है, प्लस ये करेंगे माइनस ये करेंगे, तो डायरेक्ट ही क्यों ना 10 और माइनस कर दें इसमें से, तो 187 में से माइनस 10 कर देंगे, जैसे ये तो घटेगा इसमें से, तो माइनस 10 बचेगा, तो 10 इसमें से माइनस कर दिए, तो यानी 177 हमारा आंसर आ गया, है ना, 177, ऑप्शन डी हो गया। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। यहाँ पे भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है, तो यम के बाद एम 13, 13 3 16 प्लस 2, यहाँ यानी कि +3 +2 किया है, इसमें क्या किया है, तो वही किया है, +3 और +2 कर दिया है। इसमें आई के बाद के, आई जे के, यहाँ पे +2 किया है, और के के बाद यानी कि +3 किया है, यहाँ पे ई के बाद एच, +3 +2, यानी कि डिफरेंट तो यही है ऑप्शन सी वाला, बाकी सब में पहले +3 किया है उसके बाद +2 किया है ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 96 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है, तो जादूगर जादू दिखाता है, वैसे नर्तक क्या करता है, नृत्य करता है, इजी है, ठीक है, नर्तक नृत्य करता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एल क्यू की पत्नी है, कर लेते हैं, एल को क्यू की पत्नी बना देते हैं, तो ये फीमेल है ये मेल है, तो यहाँ पे लिख देंगे और प्लस कर देंगे, जोड़ी बना देंगे, है ना, एल क्यू की पत्नी है। फिर पी एम की माता है, तो यहाँ पे पी एम का कहीं संबंध नहीं है, तो अभी इसको रोक देते हैं, आगे देखेंगे। फिर जे एल का पिता है, तो जे जो है वो एल का पिता है ना, तो ये मेल है तो एम कर देंगे यहाँ पे, ये भी हमारा संतुष्ट हो गया। आगे देखते हैं एम एच की बहन है, एच कहीं नहीं है एम कहीं नहीं है, तो अभी रहने देते हैं इसको, है ना। आगे देखते हैं जे एच का पति है, जे जो है वो एच का पति है, तो ये हो गई पत्नी उसकी और ये जोड़ा में हो गया, है ना, ये हो गया। अब देखते हैं पी एम की माता है, तो एम की माता, इधर अभी पी एम नहीं दिया है, इसको देखते हैं। एम एच की बहन है, एम एम कहाँ है, एच की बहन है एम, ठीक है, यहाँ एच है, इसकी बहन है एम, ये हो गया, ये भी फीमेल है। अब ये तो ये भी हो गया,
लगभग ये बचा है। पी एम की माता है, पी जो है एम की माता है, पी एम की माता है यानी फीमेल है। ठीक है, ये संबंध हम लोग बना लिए। अब दिया है लास्ट वाला, ये भी सब हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, पी का एल से क्या संबंध है। तो पी यहाँ है, एल यहाँ है, यानी ये एल के माता पिता हो गए। ठीक है, माता पिता, और यानी माता पिता, और उसकी माँ की माँ है। ठीक है, यानी एफ की माँ की ये माँ है, तो एफ की माँ की माँ क्या लगेंगी, आपकी माँ की माँ क्या लगेंगी, नानी लगेंगी, तो सेम उसका भी नानी हो जाएगा। ठीक है, नानी, सी करेक्ट आंसर। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, यदि 22 सितंबर 1982 को बुधवार है तो 7 दिसंबर 1991 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा। अब यहाँ से हमको चलना है 82 से लेके 91 तक का दूरी सफर करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब देखो, हम पहले ही बताए हैं कि सेम डेट को नेक्स्ट ईयर में एक दिन बढ़ता है, एक दिन। लेकिन यदि लीप वर्ष हो तो 2 दिन बढ़ जाता है। बताए थे लीप वर्ष में, जैसे आज ही के दिन, आज जो भी दिन है, ठीक है, आज ही के दिन अगले साल एक दिन बढ़ जाएगा। मान लो आज सोमवार है, तो इसी डेट को नेक्स्ट ईयर अगर लीप वर्ष नहीं है तो मंगलवार हो जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे तरीका हम लोग अपना लेंगे। लेकिन लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि फरवरी 29 दिन का रहता है। तो 22 दिसंबर 1982 को क्या है, तो बुधवार है। तो 22 दिसंबर 1983 को एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि 83 लीप वर्ष नहीं है। 84 में 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि 84 लीप वर्ष है। 85 में 1 दिन बढ़ेगा, 86 में 1 दिन बढ़ेगा, 87 में 1 दिन बढ़ेगा, 88 में 2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष है। 89 में 1 दिन, 90 में 1 दिन, 91 में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पीछे आना है। नहीं, ठीक है, 91 में भी आ जाएंगे, क्योंकि सितंबर के बाद दिसंबर तक जाना है। ठीक है, अब इसे जोड़ लेते हैं। 2 1 3 1 4 5 6 2 8 9 10 11, टोटल 11 दिन आ रहा है, 11 दिन। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 22, देखो 22 सितंबर 1991 को 91 तक पहुंच गए हैं, यानी कि बुध में 11 दिन और जोड़ देंगे तो ये वाला डेट आ जाएगा 1991 वाला। अब क्या करना है, अब देखते हैं सितंबर से लेके दिसंबर तक कितना दिन बाकी शेष है। तो 22 सितंबर यानी सितंबर में अब कितना दिन बचा है, 8 दिन, क्योंकि सितंबर का महीना 30 दिन का होता है, 22 निकल चुका है तो 8 दिन बचा। सितंबर के बाद अक्टूबर होता है 31 दिन का, नवंबर होता है 30 दिन का, और दिसंबर में तो 7वें दिन पता ही करना है, तो 7 इसमें और जोड़ देंगे। अब पहले से 11 है, 11 भी इसमें जोड़ देंगे। अब सबको जोड़ते हैं, 8 1 9 1 10 7 17 के 7, 3 3 6 1 7 1 8, 87 हो गया। अब 87 जोड़ने के बाद आया, और एक वीक में होता है 7 दिन। 7 दिन के बाद फिर से वही दिन रिपीट करता है, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 एकम में 7, ठीक है, 7 दूनी 14, 14, यहाँ शेष बच के आ रहा है 3 शेष बच के आ रहा है। कट कीजिए, 7 एकम में 7 बचा 17, 7 दूनी 14, शेष 3 निकल के आ रहा है। अब जितना शेष बचा है उसको हमको बुध में जोड़ देना है, तो बुध के बाद बृहस्पति शुक्र शनिवार, ठीक है, शनिवार हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें 99 नंबर क्वेश्चन हमारा, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। कथन और निष्कर्ष में कैसे करेंगे हम लोग, तो कुछ पेन मार्कर है, ये पेन हो गए, इसमें से कुछ मार्कर हैं, इधर बनाते हैं पेन और मार्कर, पेन मार्कर, यही कह रहा है, कुछ पेन मार्कर है। ये पेन का हिस्सा है और इसका कुछ हिस्सा मार्कर भी है ना। सभी मार्कर क्रेयॉन है, सभी मार्कर जो है ये क्रेयॉन में आ जाते हैं, क्रेयॉन में हो गया।
अब निष्कर्ष पे चलते हैं। सभी पेन कभी भी क्रेयान नहीं हो सकते। तो सभी पेन कभी भी क्रेयान नहीं हो सकते, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो ये एक तरह से गलत है निष्कर्ष। निष्कर्ष वही करेक्ट होता है जो 100% इसको संतुष्ट करे। तो ये 100% संतुष्टि नहीं कर पा रहा है, तो ये गलत है। दूसरा, कम से कम कुछ क्रेयान पेन है। कम से कम कुछ क्रेयान पेन है, जरूर ये वाला हिस्सा पेन वाला क्रेयान भी हो जाता है ना, तो ये सही हो जाता है। कम से कम कुछ क्रेयान पेन है ये, यानी कि हमारा दूसरा अनुसरण करता है। तो दूसरा केवल किस में है, तो ऑप्शन डी में है। निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। फिर आगे देखें, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक पासे को 4 बार फेंका जाता है और चारों स्थितियां अलग अलग हो जाती हैं जो नीचे दी गई है, ठीक है। तब 2 के विपरीत संख्या, तो 2 के विपरीत संख्या देख लेते हैं कौन हो जाएगा। तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, विपरीत जो होगा यानी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। 2 के विपरीत, ये ऊपर है तो नीचे वाला ढक्कल होगा, नहीं दिख रहा होगा। तो देखो यहीं से छांट लेते हैं, 2 के विपरीत जो भी होगा सामने तो नहीं होगा, यानी 3 हमारा नहीं हो सकता आंसर, 4 भी नहीं हो सकता, तो 3 4 कट गया, 1 3 नहीं हो सकता, ठीक है। इधर देख लेते हैं 2 नहीं है, इसमें आते हैं, 2 सामने है तो इसका विपरीत जो पीछे होगा वो नहीं